फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेई मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं ईएमआई का चैप्टर का पाथफाइंडर से बिल्डअप क्वेश्चन नंबर 19। तो हमने क्यों किया, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने इमेज आई होगी, उसमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जेई मल्टीवर्स डिस्कशन ग्रुप में एक आर्यन नाम के व्यक्ति ने एक सवाल पूछा है। तो वही सवाल हम आज करवाने वाले हैं ये, ठीक है। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो फिजिक्स या मैथ्स में तो आप हमको इमेज भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम वीडियो भी बना के, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, वैसे भी पोस्ट कर देंगे, या तो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है। अ परफेक्टली कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ मास m साइड l और इंडक्टेंस l है, with a small gap cut in one of its arms is placed on a frictionless horizontal floor where a non-uniform magnetic field is given by the equation B is equal to B naught 1 plus kx j cap exists. K is a positive constant. Center of the frame initially coincides with the origin of the coordinate system attached to the floor as shown in the figure. If the gap is closed with a perfectly conducting material and then the frame is imparted with the velocity v in the positive x direction without any rotation, how will its displacement x vary with time t? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले वाई डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पार्टिकल का थोड़ा सा स्मॉल गैप कट करके बाहर निकल के फिर इंसर्ट कर, उसका कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पे आप फोकस करो, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि t=0 पे हम ऐसे पॉजिटिव एक्सप्रेशन में v नॉट वेलोसिटी दे देते हैं। हमें पूछा है कि उसकी क्या होगा, उसकी एक्स डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के साथ वेरी कैसे करेगी। तो सबसे पहले आपको मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी करेगी कैसे, ठीक है। अगर उसकी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्या उसकी वेलोसिटी बदलेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आपको देख ईएमआई का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ अलग हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में ऐसे ऐसे है और वो एक्स के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। एक्स के साथ चेंज हो रही है क्योंकि उसका फंक्शन ही 1 + kx का है, ठीक। अच्छा, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी जो ओरिजिन पे थी उससे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो भी मैग्नेटिक आगे चेंज होती जाएगी क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या होगा, हमने लेंस में पढ़ा था कि फ्लक्स जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसके चेंज को अपोज करने के लिए एक सेल्फ इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। तो उसका मान लेते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, सिर्फ हमने माना है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अभी भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, तो उसकी वजह से ये फ्रेम पे आगे पीछे फोर्स लगने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे घटना घट रही होगी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, लेंस लॉ के हिसाब से करंट इंड्यूस हो रहा होगा क्योंकि उसका इंडक्टेंस हमें एल दे रखा है, हमें निग्लेक्ट नहीं करना ये चीज़, ठीक है। और फिर करंट इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है, तो उसके आगे पीछे हमें नहीं पता, फोर्स लगने लगेंगे। तो ये घटना घटित हो रही है और उससे हम डिस्प्लेसमेंट एक्स वेरी विद टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमें फ्लक्स निकालना चाहिए सबसे पहले। तो इधर आप आ जाइए। अभी मैंने इधर माना था कि वाई एक्सिस ऊपर है, देखो इधर माना है और 3D में ऐसा दिखता है। तो अभी हम 2D में आ जाएंगे। तो ये डॉट क्या है, तो डॉट ये चीज़ है कि आपके स्क्रीन के सामने वाई एक्सिस आ रहा होगा, ठीक है। आउटवर्ड ऑफ द स्क्रीन जो आप देख रहे हैं उसके सामने वही हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2D में बनाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हमें ये पढ़ लीजिए, ये चीज़ क्या लिखा है कि लेट द फ्रेम बी एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 आफ्टर टाइम टी एंड हैव वेलोसिटी वी डैश, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुछ टी टाइम के साथ t=t टाइम पर ऐसी कुछ घटना हो कि ये एक्स डिस्टेंस पे और उसकी वेलोसिटी वी डैश हो, और बी का फंक्शन हमको दे रखा है 1 + b नॉट 1 + kx, ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ना है, नाउ फाइंड फ्लक्स थ्रू द फ्रेम। तो कैसे फाइंड करेंगे वो, तो देखो, तो ये मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ ताकि कुछ आपको अजीब सा ना लगे, ये चीज़ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल हमारा डायग्राम है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे एक्स के साथ वेरी करेगी क्योंकि हम इधर एक्स डिस्टेंस पे अलग होगी, इधर एक्स डिस्टेंस पे अलग होगी, इधर एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी। क्यों, क्योंकि वो एक्स के साथ चेंज करेगा, इक्वेशन में दिया गया फंक्शन उसका। तो वो कैसे करे, तो मान लेते हैं कि सेंटर जो फ्रेम का है वो एक्स डिस्टेंस है ओरिजिन से, और हमने पी डिस्टेंस पे डी पी एक छोटा सा इतना पतला सा एलिमेंट माना है कि इधर जो बी है, इधर बी है, ये पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, क्योंकि हमने इतना छोटा माना है कि ये मैंने स्केल में थोड़ा थिक दिखाया, बाकी इतना पतला होगा
एकदम पतला कि ऑलमोस्ट ओवरलैप करके आपको दिख जाएगा, यानी कि बहुत छोटा हमने एलिमेंट माना है जिसके आजू बाजू उसके थ्रू ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो उसके आउटवर्ड ऑफ द प्लेन ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, ये आउटवर्ड दिख नहीं रहा पर 2D में हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे आउटवर्ड है। तो ये अभी इसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा कितना होगा, डी फाई जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, बी इंटू डी है, उसका छोटा सा एरिया। अभी बी का फंक्शन क्या होगा, बी नॉट 1+k(x+p) क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये पूरा x+p हो जाएगा ना। ठीक है, उसका छोटा सा एरिया l इंटू डी पी हो जाएगा। अब l इंटू डी पी क्यों हुआ, क्योंकि मोस्टली पता ही होगा आप लोगों को कि ये जो में छोटी सी स्ट्रिप है ये l है और ये साइड l है और ये साइड डी पी है, तो l इंटू डी पी हो गया ये चीज़। ठीक, अभी इसको हम इंटीग्रेट कर देखें कहाँ से कहाँ तक। इसमें अभी देखो डी पी वेरिएबल है, एक्स इस कन्फिग्रेशन में एक कांस्टेंट माना है, तो पी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होगा कि सबसे पहले हमको ये एरिया चाहिए इधर से इधर तक का, और फिर बाद में इधर से इधर तक का, तो -l/2 से +l/2। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फ्लक्स का फंक्शन ये आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। अभी देखो, अभी इसमें जो अभी क्या हो रहा होगा, EMF इंड्यूस हो रहा होगा यहाँ। ठीक है, अभी क्यों EMF इंड्यूस हो रहा हो, क्योंकि EMF क्या होता है, -dϕ/dt तो होता है EMF इंड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x पे डिपेंड नहीं करता, देखो अगर ये टर्म होता ही नहीं तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, यानी कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट होता तो वैसे भी ये इंड्यूस आना ही नहीं था, तो इधर 0 आ जाता। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक मिनट, ये तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन पे और इसका हो जाएगा dx/dt। क्यों, क्योंकि अभी x कांस्टेंट नहीं है हमारा। ठीक है, अच्छा dx/dt हो गया। अभी हमारे पास एक और चीज़ क्या है कि EMF इंड्यूस इज इक्वल टू -L/di/dt। ठीक है, तो आप ये चीज़ EMF पता होनी चाहिए, तो हम इसको इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ये दोनों को, क्योंकि वो सेम ही फंक्शन है। तो ऐसे करेंगे, ये तो क्या होगा, dt कट जाएगा, यहाँ पे dt कट जाएगा, और वहाँ पे हम di इज इक्वल टू B0k(L²/L) कर देंगे और फिर dx आ जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी कि I इज इक्वल टू B0k(L²/L), कैपिटल है x। तो जब इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेंटर ऑफ द स्क्वायर का सेंटर अगर इधर से x डिस्टेंस पे होगा तो पूरे फ्रेम में ये टाइप का करंट फ्लो करेगा जो हमने फंक्शन दे रखा है यहाँ। और जब उसका x का डिस्टेंस बदल जाएगा, सेंटर से वो आगे चला जाएगा, उसका x डैश हो जाएगा, तब भी करंट बदल जाएगा। यानी कि जब जैसे जैसे x वेरी हो रहा है वैसे वैसे पूरे लूप में करंट बदलता जा रहा है। तो ठीक है, ये इंड्यूस करंट थ्रू द लूप व्हेन इट इज एट x। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया एक मेथड जो फ्लक्स निकालने की, फिर आपने करंट निकालने की। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो ये दूसरी मेथड भी है मेरे पास। इसमें क्या है कि इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं जो कर रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, बाकी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। चलिए, हमने इरेज कर दिया यहाँ पे सब कुछ। ठीक, अभी मान लेते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो इधर है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्वायर इधर है, और बाद में कुछ dt टाइम के बाद, आफ्टर dt टाइम, वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dx कवर करती है आगे। ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx ऐसे आगे कवर हो जाता है उस स्क्वायर फ्रेम का, तो dx इधर से कम हो जाएगा और dx इधर से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी क्या होगा कि अभी देखो, सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल स्क्वायर है वो यहाँ पे था, फिर ओरिजिनल स्क्वायर यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस छोटे से dx क्रॉस सेक्शन में क्या हुआ, फ्लक्स की कमी हो गई। ठीक है, तो फ्लक्स इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में डिक्रीज हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी इनिशियली दूसरे साइड का स्क्वायर का दूसरा साइड इधर था और बाद में वो इतना dx आगे चल गया, तो इस इतने से पार्ट में क्या आ गया, फ्लक्स की इंक्रीमेंट आ गया, फ्लक्स का इंक्रीमेंट आ गया ना इतने पार्ट में। तो अभी इसमें कैसे कर सकते हैं कि इधर जो φ1, इधर क्या मान सकते हैं कि इतना dx इतना छोटा है कि इधर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, और ये और इधर दोनों साइड सेम ही होगी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि dx बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। अभी भी बार बार नहीं बोलूँगा ये चीज़। ठीक है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, b कितना हो जाएगा, इधर B0 1+kx हो जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस इतना है। इधर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, याद रखिए दोनों साइड कांस्टेंट ही होगी, सेम ही होगी, तो कितनी हो जाएगी, B0 1+k
अभी सेंटर से डिस्टेंस कितना है, तो ये हमको पता है स्क्वायर की साइड लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। एल इधर से है, पर आप समझ सकते हैं एल इधर से, ठीक है, इधर से इधर तक, रेड से रेड तक है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस एल हो जाएगा, ठीक। ये B2 हो जाएगा, B1 हो जाएगा। अभी इधर से जो फ्लक्स, इधर छोटे से इंक्रीमेंट में जो फ्लक्स कम हुआ d∅1, इतने से जो फ्लक्स कम हुआ, क्योंकि पहले था और बाद में नहीं है, तो कितना हो जाएगा, उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एरिया कितना हो जाएगा, ये साइड भी एल है तो रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। इतना छोटा सा, तो कितना हो जाएगा, B1 इंटू B1 इसका पूरा लिख देते हैं, चलिए कितना हो जाएगा, B0 1 प्लस की एक्स, और कितना हो जाएगा इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू एल डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल डी एक्स उसका एरिया है। अभी d∅2 उतने में कितना बढ़ गया फ्लक्स, कितना आ जाएगा, B0 1 प्लस ये पूरा के एक्स प्लस एल, ठीक है, इंटू ये क्या करेंगे एल डी एक्स, ठीक है। अभी हम इसको, अभी ये d∅2 इंक्रीज हो रहा है और उस साइड से d∅1 कम हो रहा है, तो नेट d∅ कितना हो जाएगा, d∅ नेट कितना बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है और ये पार्ट डिक्रीज हो रहा है और ये पार्ट इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हो जाएगा, d∅2 माइनस d∅1, इतना मान लेते हैं फ्लक्स बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए कि आ जाएगा B0 के एल स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया दोस्तों d∅ नेट, ठीक है। और अगर हमको पता है कि d∅ क्या हो जाता है, L इंटू डी आई हो जाता है, तो इधर से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इधर से हमारा आई कितना आ जाएगा, B0 के एल स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इधर नीचे डिवाइड बाय कैपिटल एल हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा छोटा तरीका था पर आपको दिखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। और इतने से पार्ट की बात रही, तो ये पार्ट तो दोनों में सेम है, तो इसका फ्लक्स, नेट फ्लक्स का चेंज दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इतने में बढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इतना तो करंट आ गया। अभी करंट क्या करें, तो मैंने बोला था देखो, जब करंट आएगा तो आगे पीछे फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड गायब कहाँ हुई है, अभी भी प्रेजेंट तो है ही मैग्नेटिक फील्ड हमारी, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे फ्लक्स ऐसे लगेगा। अभी देखो करंट ऐसे फ्लो हुआ, क्यों ऐसे फ्लो हुआ, यहाँ पे हमने समझा है। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है, देखो जो इधर हमारे मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो ऐसा करंट होना चाहिए कि उसको अपोज करे, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, फ्लक्स बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है, इसका लूप का डिस्टेंस चेंज हो रहा है ओरिजिन से, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स आउटवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, स्क्रीन के सामने से बढ़ रहा है, तो ऐसा करंट होना चाहिए जो उसको अपोज करे। तो ऐसा क्लॉकवाइज करंट होगा, तो आप क्या राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये करंट जो होगा उसको अपोज करेगा, ठीक है। अभी इसमें हम फोर्स निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी बाहर की तरफ ही है, तो करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो इस पर अगर हम निकालेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से, या जैसे भी आई इंटू एल क्रॉस बी करना चाहो, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वैसे फोर्स निकालेंगे। तो ये जो साइड है हमारी, ये साइड है, उस पर 2-3 वाली साइड है, उस पर फोर्स ऐसे लगेगा लेफ्ट की तरफ, और 1-4 वाली साइड है, उस पर फोर्स लगेगा राइट की तरफ, ठीक है। तो उसका फोर्स निकालना चाहे तो हमको करंट तो पता ही है। देखो करंट हमको एक्स का फंक्शन पता है, जो एक्स का है, एक्स हमारा सेंटर ऑफ द लूप का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो हमारा करंट कितना आ जाएगा, करंट तो ये चीज़ आ जाएगा BIL, ठीक है, और लेंथ साइड की L है, और B का फंक्शन अभी K इंटू एक्स प्लस L/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये साइड जो है ओरिजिन से x प्लस L/2 डिस्टेंस पे है ना, देखो ध्यान से, ये पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, तो ये इसका F23 उस पर जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट में वो आ गया। अभी F राइट निकालेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम ये डिस्टेंस लेंगे इस बार, कोई बात नहीं। तो ये आ गया, करंट तो लूप में सेम ही होगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा F14 आ जाएगा। तो अभी मैंने इतना एक स्टेटमेंट बोला कि F12 और 3-4 कैंसल, नो नीड फॉर इंटीग्रेशन। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो ये हमारा है, ये हमारा स्क्वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड एक के साथ ऐसे ऐसे वेरी कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटा सा इधर वाइड जो भी B डिस्टेंस पे ऐसे एलिमेंट लेते इस पे, फिर इसको इंटीग्रेट करते इस पूरे इधर से इधर तक, ठीक है, इंटीग्रेट करते। तो और इसमें क्या करते,
इस वाले पार्टिकल में भी क्या होता कि फोर्स निकालते हैं तो इसमें भी इधर से इधर तक इंटीग्रेट कर दे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड तो है वो दोनों में सेम ही आ रहा होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम ही आ रहा होगा। सिर्फ डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और आई इंटू एल क्रॉस भी करेंगे तो क्या आएगा, इसमें अंदर की तरफ आ जाएगा फोर्स और इस पर क्या आ जाएगा बाहर की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगा। तो ये दोनों फोर्स इक्वली मैग्नीट्यूड होंगे क्योंकि ये दोनों में सिर्फ करंट ऑपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही इंटीग्रेट करके, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए क्या हो रहा होगा, उन दोनों साइड पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स सिर्फ किसकी वजह से आएगा, 1 4 और 2 3 की वजह से आएगा। तो हमने एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट आएगा F23 माइनस F14, जो कि अब कर लेना, फंक्शन आपके पास है, तो निकल के आएगा ये चीज़। और चूँकि F23 बड़ा था और वो लेफ्ट में लग रहा था तो नेट फोर्स भी लेफ्ट में लगेगा। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास वेलोसिटी आगे है पर हमारे पास फोर्स पीछे लग रहा है, फोर्स हमारा पीछे लग रहा है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि एकदम एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो फोर्स पीछे लग रहा है, तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इधर SHM की कंडीशन आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें ये चीज़ होती है। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट बाई एम, यानी कि ये चीज़ हो जाएगी, सिर्फ उसको एम से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो SHM में क्या होता है कि थोड़ा नहीं पता हो तो समझा देता हूँ। SHM में होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, -ω²x होता है, ठीक है, -ω²x होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मान लो पार्टिकल इधर है, जैसे जैसे एक्स उसका बढ़ता जाता है वैसे भी फोर्स उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, मतलब क्या होगा कि पार्टिकल मान लो इधर से ओरिजिन पे है और वैसे आगे बढ़ेगा और बाद में उसका फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि वो इधर मान लो आके रुक जाएगा, फिर वापस इधर फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, फिर वापस इधर आके कुछ इतना डिस्टेंस करके फिर वापस इधर से मुड़ जाएगा। तो उसका उसका ऑसिलेशन क्या होगा, ऐसे 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 होता जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, ठीक है, ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये बेसिक जिसको नहीं पता था वो मैंने बोल दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इधर से अगर आप करेंगे कि इधर हमने ऐसा ऑब्जर्व कर लिया कि ये चीज़ है, ठीक है, एफ नेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू -x, तो हमेशा x का फंक्शन ये फॉर्म में आएगा, a sin ω_t+5। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है कि ऐसा कैसे आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास है ω²x, माइनस में नहीं लिया क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्लूड कर लिया, इसलिए माइनस में नहीं ले रहा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ सिर्फ। तो ऐसे भी कर सकते हैं a = kx। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप ऐसे सॉल्व करोगे, इसको v/dx लिखोगे, फिर कैलकुलस लगा के इंटीग्रेट करोगे इसको आगे जाके, फिर v एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, ठीक है, फिर वापस उसको dx/dt लिख के कर दो। पर थोड़ा कठिन काम है क्योंकि आप करके देखना, उसमें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स कहाँ पे इंटीग्रेशन कौन सा होता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, कॉम्प्लिकेट इंटीग्रेशन लगेगा, जिसको अभी तक बेसिक नहीं आता नहीं है तो उसको नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो उससे अच्छा है ऐसे डायरेक्ट ही हो जाएगा, और मोस्टली जिसको आता भी है वो भी ये प्रीफर करें कि डायरेक्ट हो जाए, तो इतना हम क्यों इतना मेहनत करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, ω² हो जाएगा, और ω² है तो उसका रूट लेंगे तो हमारे पास ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। और उसका फंक्शन जो होता है वो ये चीज़ आती है a sin ω_t+5। तो ये उसका जनरल SHM का मोशन है, ठीक है, ये उसकी जनरल इक्वेशन ऐसी आती है। तो अभी हमको a नहीं पता, और ओमेगा तो पता है, और हमको फाई नहीं पता, ठीक है। फाई क्या दोस्तों, फेज डिफरेंस उसको बोलते हैं, फेज डिफरेंस, ठीक है। अभी देखो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि x = 0 पे t 0 है, तो x को 0 डालो और t को 0 डालो, क्योंकि t = 0 पे हम बोला ना कि वो क्या है, लूप कहाँ पे, 0 ओरिजिन पे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम t को 0 करें, x को 0 कर देंगे तो x = a sin, ये 0 हो जाएगा t, तो a sin फाई हो जाएगा। अभी ये 0 आ गया तो फाई क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो इससे हमको फाई मिल गया, यानी कि फाई 0 डिग्री है, तो हमें सिंपल x क्या आ गया, a sin ω_t। अभी इसमें तो हमको ऐसे a पता नहीं चलेगा, ठीक है, a हमको पता नहीं चलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dx/dt, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो ये a ω cos ω_t आ गया, ठीक है। अभी हमको और एक चीज़ पता चली कि v = v0 when t = 0, उसी के लिए हमको v0 दे रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो t = 0 पुट करोगे तो ये cos ω_t जो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि t 0 है तो cos 0 1 होता है। तो इधर से हमारा एम्पलीट्यूड a है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, v0/ω आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको a पता चल गया, फिर फाई पता चल गया, तो अभी नेट इक्वेशन क्या आ गई हमारी, v0/ω sin ω_t, फाई तो 0 है,
और V0 और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू में पता ही है। तो ये हमारे फाइनली हमारा बहुत सारा लंबा कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है x इज इक्वल टू ये पूरा साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल था। अगर आपने पहले सॉल्व किया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे मोस्टली होता नहीं है लोगों से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं समझा देता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा नॉन इंट्यूटिव है, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया, कि क्या होगा इसमें कि ऐसे आगे बढ़ेगा वैसे ही ये इधर रुक जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस इधर रुक जाएगा, फिर वापस ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा। तो ये आपको ऐसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे चमका नहीं होगा कि अगर आप सीधा आंसर देख लिया होगा तो आपको लगेगा ये क्या, ये एस एच एम कैसे हो गया इतनी जल्दी। ठीक है, एस एच एम क्या हो गया, ये हमने तो ऐसा, ये कैसे पहुँचेंगे इधर तक आंसर तक। अगर आपने डायरेक्ट आंसर देख लिया होगा तो आपको ऐसा लगेगा ना, देखो कि ये एस एच एम कैसे हो गया भाई इसमें। ठीक है, तो इसलिए अगर हम आपने ऐसे सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फटाफट से हमारे 300 सब्सक्राइबर कर दो, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर से बोल देता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर कर देना जितना हो सके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लाइक बटन दबा देना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।